हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कुसुम माहेश्वरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने जा रहे हैं चैप्टर 3 और वो है आपका प्रोडक्शन। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था कि आपका सिलेबस 3 शब्दों के अंदर ख़त्म होता है, वो है कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ठीक है, उसके अलावा एक फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंजम्पशन पे जितनी भी थ्योरी थी हमने एक वीडियो में कर डाली। आज प्रोडक्शन की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं और कॉस्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। किसी चीज़ में किसी चीज़ को इस्तेमाल के काबिल बनाना है। क्योंकि आप किसी चीज़ का इस्तेमाल क्यों करते हो? क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है, वो आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करती है। ये हमने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो इसीलिए प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? यूटिलिटी को क्रिएट करना। आपने अपने फार्म हाउस में सेब जो है उगाए हैं, तो दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, प्रोडक्शन ऑफ यूटिलिटी। उसको खा के और पेट भरता है ना, ठीक है। तो एडिशन क्या होगा? यदि आप उसकी सेब से जो है जैम बना लें, जैम से क्या होगा? उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो वो एडिशन ऑफ यूटिलिटी होगा। ठीक, तो क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी कहलाता है आपका प्रोडक्शन। तो बेसिकली हमने क्या किया, यदि आप और टेक्निकली जाएं तो प्रोडक्शन क्या है? इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब जब आप प्रोडक्शन फंक्शन समझेंगे तो आप बताएंगे कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट बनता है। तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो गया कि एक फिजिकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बारे में। ठीक, दूसरी चीज़ क्या बताता है प्रोडक्शन फंक्शन? वो बताता है कि टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर। यानी कि कितना मैदा, कितना आलू, कितना मटर, कितने तेल डलेगा, मतलब यानी कि इनपुट के अंदर भी आपका एक टेक्निकल। देखो, एक चाय का कप भी आप बनाते हो तो उसमें मेज़र करके डालते हो ना कि कितनी आपने चाय पत्ती डालनी है, कितना दूध, कितना पानी। तो उसी तरीके से आप कुछ भी बनाओगे, चाहे कोई बड़ी कार बना रहे हो, चाहे जहाज बना रहे हो, जो भी बनाओगे उसमें एक फिजिकल और टेक्निकल रिलेशनशिप होगा और उसी चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन। अब ये तो हमने बहुत ही देसी एग्जाम्पल ले लिया, हालांकि ये गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा कि Q यानी आउटपुट, Q इज़ फंक्शन ऑफ दिस 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 दिस। यहाँ पर आप जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, उन सबको लिखोगे और सबके नाम भी लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये है आपका प्रोडक्शन फंक्शन और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको अच्छे से। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के अंदर, वो है शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड क्या होता है। पर उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। मुझे याद आ गया, मुझे इधर रह के पढ़ाना है क्योंकि मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर का मतलब होता है कि आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आपका कम से कम एक साधन जो है, जो आपका एक फैक्टर, कोई फैक्टर जो है वो फिक्स है, यानी कि उसकी मात्रा को आप बढ़ाते नहीं हो। प्रोडक्शन आप चाहे इतना बना रहे हो, चाहे इतना बना रहे हो, लेकिन वो उतना ही रहेगा। ठीक है, मैं बताती हूँ एग्जांपल से भी। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? जो थोड़ा प्रोडक्शन होगा तो वो थोड़ा डलेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा डलेगा। जैसे लेबर है, तो लेबर आपने यदि अभी आपने एक फैक्ट्री डाली है, ठीक, उस फैक्ट्री के अंदर अभी आपने शुरुआत की है प्रोडक्शन की, तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं होता कि आप 1000 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आपने फर्स्ट यूनिट बनाई, पहली यूनिट भी बनाई, अब पहला समोसा भी बनाओगे तो कढ़ाई तो उतनी ही चढ़ाओगे ना, ठीक है। तो ये, या सिलेंडर तो उतना ही यूज़ करोगे, गैस का स्टोव तो उतना ही रहेगा। तो गैस का स्टोव हो गया, सिलेंडर हो गया, ये क्या है? फिक्स फैक्टर है। जो वेरिएबल फैक्टर है वो ये सारे हैं। जितने ज़्यादा समोसे बनाने होंगे उतना ज़्यादा मैदा, आलू, मटर, ये सब चाहिएगा। राइट, समझ आ गया? मुझे था कि मुश्किल लगेगा मुझे समझाना, बट इट्स इजी। तो अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है? शॉर्ट रन ये टाइम पीरियड से संबंधित हैं भी और नहीं भी हैं। ये एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, आमतौर पे बच्चे क्या लिखते हैं? शॉर्ट पीरियड यानी कि थोड़ा टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड। ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसे टाइम पीरियड का से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि जब आपके पास
कम से कम एक फैक्टर फिक्स है। जब तक आपका एक फैक्टर फिक्स्ड है और बाकी वेरिएबल फैक्टर हैं और उनसे आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक जो है आप शॉर्ट रन में ही काम कर रहे हो। तो आपका शॉर्ट रन एक दिन भी हो सकता है, एक साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपकी शॉर्ट रन में निकल जाए। क्यों? क्योंकि आप एक फिक्स्ड फैक्टर को आप पूरा टाइम एक फिक्स फैक्टर के साथ काम करते रहे। एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के साथ आपका जो है डिमांड बढ़ गया है, आप रेडीमेड कपड़े बनाते हो, डिमांड बढ़ गई। अब आप जो है साथ वाली ज़मीन लेकर ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो क्योंकि लैंड खरीदना इतना आसान नहीं होता। तो आप क्या करते हो, 2 शिफ्टें लगा के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हो। तो ये क्या है, आपकी लैंड फिक्स्ड रही लेकिन आपने लेबर वगैरह को बढ़ा के और फिर प्रोडक्शन बढ़ा लिया। तो ये आप शॉर्ट रन में वर्क कर रहे हो। लॉन्ग रन में कब काम करोगे? जब साथ वाली ज़मीन खरीद लोगे, मशीनें और ले आओगे और फिर आप अपना प्रोडक्शन करोगे, तो वो आप लॉन्ग रन में ऑपरेट कर रहे होंगे। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में आपके पास फिक्स्ड फैक्टर भी होंगे और वेरिएबल फैक्टर भी। जो पहली प्रोडक्शन की थ्योरी है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और उसका दूसरा नाम रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी है। और ये कौन सा फैक्टर है? ये आपका वेरिएबल फैक्टर है। यानी कि ये शॉर्ट रन थ्योरी है और शॉर्ट रन थ्योरी में क्या होता है, कम से कम एक आपका वेरिएबल फैक्टर होगा और बाकी जो है आपके फिक्स्ड फैक्टर होंगे। तो एक वेरिएबल फैक्टर को आप बढ़ाते जा रहे हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि एक पीस ऑफ लैंड है, उस पर आप लेबर लगा रहे हैं, 1 लगाया, 2 लगाया, अभी तक वो फिक्स फैक्टर आपका काम भी नहीं आ रहा था। अब जैसे ही आपने उस पर काम करना शुरू किया तो प्रोडक्शन शुरू में बढ़ेगा, है ना। उसको हम क्या बोल देते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन। यानी एक व्यक्ति ने कितना आपको कमा के दिया, तो फिर दूसरा लगाया, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ होगा, तीसरे ने लगाया, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। पर जब आपने चौथा, पाँचवां, छठा लगाना शुरू कर दिया तो कि कब तक, जब तक वो सारी लैंड को आपने कवर कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो नेचुरल है, आप और लोगों को बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब वहाँ पे भीड़ ही जमा कर रहे हो, तो वो लोग काम नहीं करेंगे। उन लोगों का मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, पहले कम होगा और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्यों कहते हैं इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? क्योंकि आपका एक फैक्टर फिक्स है और बाकी आप वेरिएबल बढ़ाते जा रहे हो, तो इनका प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता जा रहा है, इसीलिए उसको वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब एक बार फिर से ध्यान से समझ लो कि मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्शन होता है कि पिछले यूनिट के कंपैरिजन में आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। यानी कि एक नेक्स्ट यूनिट जो लेबर की आप इन एक एक्स्ट्रा बंदा जो लगाया है वो आपको कितना रिटर्न कर रहा है। इसको हम जब टेबल बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, सबका अपना अपना प्रोडक्शन जोड़ दो। मैंने 5 यूनिट बनाए, आपने 4 बनाए, किसी ने 3 बनाए, सबको जोड़ दिया तो आपका टोटल प्रोडक्शन आ गया। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है कि सारा टोटल प्रोडक्शन रख लिया, नीचे हम जितने लोग हैं वो रख लिया, तो आपका एवरेज प्रोडक्शन निकल गया। एवरेज का तो एक ही फॉर्मूला होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट ना बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि इनके इसको आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप स्पेसिफिक वीडियोस पे जाके आप इसको क्लियर कर ले। मेरे चैनल पे भी है, कहीं और से भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये 3 कॉन्सेप्ट आपके हर टाइम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ सकते हो। फिर एजम्पशंस है, एजम्पशंस के बगैर तो काम चलता नहीं। मैंने ये मान लिया कि आपको समझ आ रहा है और आपने ये मान लिया कि आप मेरे से पढ़ रहे हो और डायरेक्टली मैं आपके घर आके पढ़ा रही हूँ, तो ये अजम्पशंस होती हैं। तो अजम्पशंस में पहली बात शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, मैंने पहले ही कहा। तभी आपका वेरिएबल फैक्टर भी है और फिक्स्ड फैक्टर भी है, और एक फैक्टर आपका वेरिएबल होना चाहिए, तभी शॉर्ट रन बनेगा आपका। होमोजीनियस प्रोडक्शन है, यानी कि एक जैसे होमोजीनियस फैक्टर्स हैं कि हर जो अगला एम्प्लॉई आ रहा है वो वैसा ही है जैसा पहले वाला था, उनमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि कोई मर्जी चैनल आप खोल लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले एक जैसा ही पढ़ाएंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, टेक्निक रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि टेक्निक में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है।
फटाफट से इस शेड्यूल को समझ लेते हैं। तो ये शेड्यूल जो है वो हमारे इस प्रोडक्शन फंक्शन से बना है, जिसमें हमने ये बताया कि लेबर और लैंड मिलकर आउटपुट को तैयार कर रहे हैं, और लैंड के ऊपर ये जो लाइन खींची हुई है इसको बार कहते हैं, और इसका मतलब है कि आपका लैंड जो है वो आपकी फिक्स्ड फैक्टर है, उसमें चेंज नहीं आ रहा। लेबर यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है, इसीलिए इसका प्रोपोर्शन चेंज होता जाता है। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन है आप देखो चेंज होता है, 1:1, 1:2, 1:3। तो ये वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब इससे इन दोनों से जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसको हमने 3 कॉन्सेप्ट्स में लिखा है, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी, एक बार फिर से समझ लेंगे इसको। अब देखो, घबराओ मत कि ये याद कैसे रहेगा। याद रहना बहुत सिंपल है। ये तो क्या है, ये तो सिंपल काउंटिंग ही है, बड़ी इजीली कर लोगे। ये फिक्स्ड है, ये चेंज होता जा रहा है। अब इसमें से या तो आपको एमपी को रट्टा लगाना पड़ेगा। रट्टा क्या है? कुछ भी नहीं है, 2 3 4, 3 2 1 0 -1। एमपी को लगाओगे तो एमपी से हम टीपी पे चले जाएंगे, टीपी से हम एपी कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, 1 मिनट का काम है। ठीक, और यदि आपने इसको रट्टा लगा लिया, ये सीख लिया, तो फिर आपको एमपी पे आना पड़ेगा। ठीक है, और फिर टीपी से दोनों चीज़ें निकल जाएंगी, एपी भी निकल जाएगा, एमपी भी निकल जाएगा। अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्शन से हमने टोटल प्रोडक्शन पे जाना है, तो 2 में 3 ऐड करोगे 5 आ गया। ठीक है, 5 में 4 ऐड करोगे, नेक्स्ट वाली यूनिट ने कितना प्रोड्यूस किया? 4 यूनिट प्रोड्यूस किया, तो 5 में 4 को ऐड किया, 9 आ गया। तो इस तरीके से हम डेटा जोड़ते जाएंगे और ये हमारा टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका है कि जब आपने टोटल को लर्न किया है तो टोटल, इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट। अब मान लीजिए आपने 4th यूनिट का निकालना है। ठीक है, तो n का मतलब 4 आ गया, और n-1 क्या हो गया? 4 - 1 यानी कि 3rd यूनिट। तो 4th यूनिट माइनस 3rd यूनिट। ठीक, तो 12 में से 9 गए, 3 आ गया। तो ये आपका बन गया मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एवरेज प्रोडक्ट मैंने अगेन बताया आपको, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये आपका एवरेज प्रोडक्ट आएगा। तो इसको कैलकुलेट करके एक बार नहीं 2 बार देख। अब इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो इसका डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि छोटे छोटे से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी यदि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेन पे करेंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से कि ये हमने सिर्फ इसको प्लॉट किया है। ठीक है, प्लॉट तो आप एज इट इज़ कर लोगे, पहले एक बार आप देख के इसको शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखो, 1 2 3 4 करके, और उसके बाद इसको आप फ्री हैंड भी बनाओ। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत है, मुझे बोर्ड्स का फिर भी कम पता है, लेकिन कॉलेज में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इसका 1 2 3, इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक, तो आपने इसकी शेप्स को समझ लेना है अच्छे से। तो देखो, जब तक आपका एमपी बढ़ रहा है, एमपी यहाँ पे भी देखते जाओ, यहाँ पे बराबर देखते जाओ, तो आपको यहाँ से ये समझ में आता जाएगा, एमपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। इसकी शेप देखो आप, ठीक है ना, तो ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर आके इसने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होना शुरू कर दिया। कौन सी यूनिट पे? यहाँ पे 4 पे हाईएस्ट होके और फिर ये 3 पे आ रहा है। तो इसको कहते हैं, इस पॉइंट को जहाँ पर ये ऐसा चेंज हो रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एक आपका शॉर्ट नोट क्लियर हुआ। अब इसके बाद इस स्टेज का कारण क्या है? इसके स्टेज का कारण भी साथ साथ में, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट तीनों तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट फेज है। ये फर्स्ट फेज का कारण क्या है? क्योंकि फिक्स फैक्टर अभी तक फ्री था, वेला था। ठीक, अब जो वेरिएबल फैक्टर के आने से वो काम पे लग गया, काम पे लग गया तो कुछ करने लगा, तो एंथुजियाज्म बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद सेकंड फेज में क्या हुआ कि अब जो फिक्स फैक्टर पे इतने लोग आ गए कि हाँ जी अब काम हो रहा है। ठीक, तो अब प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से पहले बढ़ा था। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट डाउन जा रहा है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक, और ये बढ़ता ही रहेगा जब तक कि एमपी नेगेटिव नहीं हो जाता। तो सेकंड फेज क्या है कि अब जो है एवरेज प्रोडक्ट आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच में कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक ठाक है, बढ़िया है,
और दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती जा रही हैं। एक मतलब उनका जो कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, वो ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा था, यहाँ पर ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, अच्छा है। और इसी को, ये जो बीच वाली स्टेज है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आइडियल स्टेज भी कहते हैं। ये एक अलग से जिक्र है, मुझे बुक में आपके दिखा नहीं, लेकिन इसका जिक्र हम लोग कॉलेजेस में करते हैं। ये आइडियल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके बाद भी यदि आप प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8 लोगों को लगाते जाओगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। उससे एवरेज प्रोडक्शन भी घटेगा, टोटल प्रोडक्शन भी घटेगा। क्यों? क्योंकि आपका फिक्स फैक्टर अब कम रह गया है और वेरिएबल फैक्टर ओवर क्राउडेड हो गया है ना। एक जगह पे इतने सारे लोग हो जाएं तो काम थोड़ी होता है कोई। तो फिर इस वजह से यहाँ पर, और एक और रीज़न है इसके ऑपरेट होने के, वो है कि एक फैक्टर कभी भी दूसरे फैक्टर की जगह नहीं ले सकता। यानी कि यहाँ पर आपके पास लेबर कम था, लैंड ज़्यादा थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा लैंड है वो लेबर की जगह काम नहीं कर सकती, इसलिए जो है प्रोडक्शन उतना नहीं हो सका था। यहाँ पर अब देखो लेबर ज़्यादा हो गई है, लैंड थोड़ी हो गई, पर अब वो हथेली पे तो सरसों नहीं ना जमाई जा सकती। तो इसलिए यहाँ पे लैंड के लिए लैंड ही चाहिए, जहाँ पे लैंड की ज़रूरत है वहाँ लैंड ही चाहिए, लेबर की जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेबर ही चाहिए। तो फिक्स फैक्टर आपका जो लैंड है वो फिक्स फैक्टर है और सब्सटीट्यूटेबिलिटी नहीं है। कंप्लीटली लेबर जो है वो लैंड को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसका मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन सब कुछ डाउन जाता है। और यही इस स्टेज के मतलब जो है इन फेजेस के का जो है रीज़न है। शॉर्ट में एक बार ये भी समझ लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या है। तो इसके लिए आपको दोनों के फॉर्मूला लिखने हैं, जो कि हम बार बार कर चुके हैं। उसके अलावा आप क्या बताएंगे कि जब तक एमपी इंक्रीज होता है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होता है। जब एमपी डिक्रीज होना शुरू होता है तब भी ये बढ़ता रहता है, लेकिन डिक्रीजिंग, थोड़ी कम स्पीड पे, ठीक है। और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट भी घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आपका यहाँ से आ जाएगा। एपी और एमपी का रिलेशन यदि करना हो तो हम क्या करेंगे, तो आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो और उसके अकॉर्डिंग लिखो। यदि आप रट के जाओगे तो गलत लिख के आओगे, पक्का है। देखो, जब तक आपका ये एपी है ग्रीन में, जब तक एमपी इससे ऊपर है, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी, तो आप क्या कहोगे कि एपी इज इंक्रीजिंग। जब एमपी कम हो जाता है एपी से, एक टाइम आता है तो क्या हो जाता है कि एपी इज डिक्रीजिंग। सीधा आपने क्या लिखना है, पहले ये बताना है कि जब एपी इंक्रीज हो रहा है, फिर एपी डिक्रीज हो रहा है, फिर एपी मैक्सिमम है। जब एपी मैक्सिमम पे होता है तो एमपी क्या होता है, तो एमपी और एपी बराबर होते हैं, ठीक है। एपी इज इक्वल टू एमपी। एमपी मूव्स फास्टर देन एपी, हमेशा एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। फॉर्मूला आपने लिखना ही है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो इनपुट पे आपने खर्च करते हो वो सारा का सारा जब प्रोडक्शन करते हो। देखो, प्रोडक्शन और कॉस्ट जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो एट द सेम टाइम वहाँ पर कुछ चीज़ों को उस प्रोडक्शन के दौरान आप कुछ खर्च भी कर रहे हो, जो खर्च कर रहे हो वही आपकी कॉस्ट कहलाती है। अब ये कॉस्ट दो तरह की होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। दोनों को जोड़ के आपकी मॉनेटरी कॉस्ट बनती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है जो इनपुट आपने लोगों से लिए, लोगों से खरीदे या लोगों के इस्तेमाल किए। मान लीजिए ज़मीन ली कहीं से, या किसी को जो है काम पे रखा, उसको सैलरी दोगे तो रेंट, इंटरेस्ट, सब कुछ, जो भी रॉ मटेरियल सब कुछ आपने खरीदा, उसके लिए वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो आपके अकाउंट्स के रजिस्टर्स में सब मेंटेन रहेगी, वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। पर कुछ आप अपना भी तो सारा कुछ लगाते हो ना, अपने घर का क्या, अपने घर के लोगों को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बार आपके परिवार के लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, आप खुद वहाँ पर जो काम कर रहे हो उन सब की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। यदि आप वहाँ काम नहीं करोगे, कहीं और काम करोगे, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना आपको, तो वो चीज़ भी लगानी ज़रूरी है, उसको कॉस्ट को ऐड करना ज़रूरी है। जैसे आप कहो कि मैं घर पे ट्यूशन पढ़ा के 10,000 महीना कमा लेता हूँ, तो वो 10,000 आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, उसमें आप कॉस्ट निकालो। आप जिस कमरे में पढ़ा रहे हो उस कमरे में लाइट जला रहे हो, वो सारी चीज़ें
जो आपको मिल रही हैं वो सबकी एक कॉस्ट है, आपको वो घटाना पड़ेगा तब आपका नेट प्रॉफिट आएगा, राइट। तो वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। अब याद कैसे रखोगे, पहली बात बता दो, इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेट इसको ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। आप एक्सप्लिसिट यानी एक्स का मतलब हमेशा ही बाहर होता है, एक्सटीरियर, एक्सटर्नल, तो इसलिए ये बाहर की कॉस्ट होगी। और इम्प्लिसिट में आई आता है, इसको याद रखना है आई से, कि जो मेरे अपने रिसोर्सेज की कॉस्ट है वो कहलाएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट, उल्टा मत लिख के आना। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, नेचुरल है, फिक्स फैक्टर्स पे जो खर्च करते हो वो फिक्स कॉस्ट, और जो वेरिएबल फैक्टर पे खर्च होती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है। यदि समोसे वाला एग्जांपल में ले तो यदि गैस चूल्हा और आपने सिलेंडर खरीद लिया तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो तो रहेगी। समोसा बनाओ ना बनाओ, बारिश है ना बारिश है, वो तो आपको जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे भी पड़ेगी। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट क्या है, आलू तो तभी लाओगे ना, मैदा तो तभी लाओगे जब आपने समोसे बनाने होंगे, तो उनकी कॉस्ट जो होती है वेरिएबल कॉस्ट होती है, और वो बढ़ती घटती रहती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉस्ट और आउटपुट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसीलिए जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये बताता है कि कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, आउटपुट पे। आउटपुट यदि 2 यूनिट बना रहे हो तो कॉस्ट उसके हिसाब से आएगी, 100 यूनिट का बनाओगे तो उसके हिसाब से आएगी। तो कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। अब आपके सिलेबस में है शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व, तो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम समझ लेते हैं। देख के बिल्कुल भी मत घबराएं, एक बार ध्यान से बैठ के पढ़ेंगे पेन पेपर के साथ, आपको समझ में आएगा, 200% गारंटी है। टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट में हमने देखो ये चैप्टर साथ साथ में पिछले चैप्टर को लेके चलेगा, प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर को लेके चलेगा। वहाँ हमने पढ़ा था कि 2 तरह के आपके फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं और एक फिक्स फैक्टर्स होते हैं। तो जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं उन पे जो कॉस्ट आती है वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप एक गाँव में रहते हैं और शहर में जाके आपने अपने स्कूल के पास एक पीजी ले लिया। अब पीजी में आपका मन नहीं लग रहा तो क्या हुआ, आपने पीजी ले लिया, उसका किराया दे दिया, लेकिन आप हर दूसरे दिन घर चले जाते हो। महीने में आप 2 दिन पीजी में रहे हो, लेकिन फिर भी जो रेंट आपने खोला है, मान लो 2500 रुपया कमरे का है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। लेकिन आपने साथ में टिफ़िन भी लगा रखा है, ठीक है। तो महीने में आप 10 दिन वहाँ रहे तो 10 दिन आपने टिफ़िन खाया, तो 10 दिन के टिफ़िन के पैसे ही लगेंगे। वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि वेरी कर रही है, ठीक है। तो मतलब मैंने सिर्फ आपको वेरिएबल और फिक्स्ड का मतलब समझाया कि कब वेरिएबल होगा कब फिक्स्ड होगा। तो जो चीज़ आपकी हर हालत में लगती है, आपने रूम खाली छोड़ा हुआ था फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट आपको पड़ रही थी, ठीक है, लेकिन टिफ़िन जब आएगा तभी लगेगा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट होगी। इन दोनों तरह की कॉस्ट को मिला दोगे, इसको हम TFC कहेंगे, इसको हम TVC कहेंगे, आगे से याद रखना। तो इन दोनों को मिलाओगे तो TC बन गया। इसी तरीके से एवरेज कॉस्ट, यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड निकल आएगी, यहाँ से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, दोनों को जोड़ोगे एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट निकल आएगी, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो हमेशा फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं होती, वो मार्जिनल ही होती है। अब मार्जिनल एक क्यों होती है, सवाल ये आता है, पूछा भी जाना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल फिक्स्ड क्यों नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर में तो कोई चेंज ही नहीं आना ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी ही रहनी है, जीरो पे भी उतनी ही रहनी है, इस पर भी उतनी ही रहनी है। तो इसका डायरेक्टली लिंक जो है किससे है, वेरिएबल कॉस्ट से है, ठीक है। तो इसलिए क्यों, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है कि जब आप एक और चीज़ बना रहे हो तो उस पर जो एडिशनल कॉस्ट लग रही है वो फिक्स ने तो चेंज नहीं होना, तो इसलिए उसके होने या न होने से फ़र्क नहीं पड़ता, इसके होने से फ़र्क पड़ता है। अब इसके फॉर्मूला वगैरह है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है वो हम आगे समझते हैं। इस टेबल को देखकर ये ना सोचें कि इसको लर्न करना पड़ेगा, इसको हम अपने आप से भी कैलकुलेट कर पाएंगे बड़ी इजीली। देखो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब वो तो आपको पता चल गया कि वो तो एक अमाउंट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। आपका 2500 रेंट का किराया रेंट है, तो वो रेंट आपको पे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 रुपये मान लीजिए, तो 20 रुपया लगातार आपको पे करना पड़ेगा, चाहे 0 लेवल चाहे 10 यूनिट्स बना लो, ठीक है। अब ये सारा का सारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि हम सिर्फ एक इस चीज़ को लर्न कर लें। ये बहुत आसान है, 10 8 6 4 5 6 5 4 6
यहाँ तक आपका 4 तक ये आपका घट रहा है और फिर बढ़ना शुरू कर देता है। अब ये क्या कहानी है, देखो यदि मैं एक लाइन के अंदर आपको पूरी कॉस्ट थ्योरी पढ़ाऊँ तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट है बेटा। और ये क्या कहती है कि कॉस्ट हमेशा इस तरीके से बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बारे में ये बात सच है कि मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट जो हैं वो यू शेप होंगी। और यू शेप होने का कारण क्या है कि शुरुआत में प्रोडक्शन जो है वो जैसे जैसे होना शुरू करता है, कॉस्ट शुरू में घटनी शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आपने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू किया, हमने उस दिन लैंड का भी एग्जाम्पल दिया था ना कि लैंड पे, एक फिक्स लैंड पे जब आप एक वेरिएबल फैक्टर को लगाते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे वो तेजी से प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो जब तेजी से प्रोडक्शन हो रहा होता है तो कॉस्ट घट रही होती है, ठीक है। क्योंकि लैंड अभी तक तो बेकार पड़ी थी, अब उसने प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। पर एक लेवल आता है जब आपका लैंड और लेबर का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, तो वहाँ कॉस्ट मिनिमम होती है। और उसके बाद भी यदि आप लोगों को लगाए जाओगे तो क्या होगा, तो जो है आपका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, आपकी कॉस्ट जो है बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये इस तरीके का यू शेप बनता है। तो इसीलिए आपको एक यू शेप में एक डेटा याद करना है, 10, 8, 6, 5, 4, 6, ठीक है। इस तरीके का कोई भी डेटा बना लो, बस उसके बेसिस पे, एमसी के बेसिस पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट काउंट होगा। कैसे काउंट होगा, पहली यूनिट पे 10 रुपये लगे तो 10 जो है आपका कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट। दूसरी यूनिट को बनाने में 8 लगे तो 2 यूनिट्स बनने की कॉस्ट कितनी आई, 18। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। जब ये दोनों कैलकुलेट हो गई तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आ गई। इन सब को यूनिट्स से डिवाइड करोगे, टीएफसी को इससे डिवाइड करोगे, एएफसी आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो एवीसी आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो एसी आ जाएगा। आ गया समझ। आप अपने आप कॉपी पे करके देखो, अपना डेटा लो और फिर इसको करोगे तो आपको बिल्कुल परफेक्टली समझ आएगा। टोटल कॉस्ट बड़ी इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपने इस साइड जो है आउटपुट लेना है और इस साइड आपकी टोटल फिक्स्ड कर्व, टोटल वेरिएबल कर्व और टोटल कॉस्ट कर्व रहेगा, ठीक है। तो आपने यदि प्लॉट करके देखना, एक बार आप प्लॉट करके देख लें, उसके बाद एग्जाम में चाहे आप फ्री हैंड बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार प्लॉट करने से आपको समझ आ जाता है कि ये बना कैसे। तो यहाँ पर देखो, वेरिएबल कॉस्ट कर्व जब आपका 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन है तो 0 ही है। यहाँ पर देखो ये 0 है, लेकिन ये क्या है, ये आपका 20 पे है, इसको इंटरसेप्ट भी कह देते हैं। तो ये इंटरसेप्ट पे जो टोटल कॉस्ट कर्व शुरू होगा, क्योंकि उसमें ये और ये दोनों हैं, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसलिए ये जो है यहाँ से ही शुरू होगा, ठीक है। तो ये और लेकिन टोटल कॉस्ट कर्व इससे इसका इनिशियल पॉइंट लेगा, टीएफसी से अपना इनिशियल पॉइंट लेगा, लेकिन टीवीसी से अपनी शेप लेगा। शेप उसकी देखो बिल्कुल पैरेलल चलेगा इसके, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बेसिकली यही गैप रहेगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ओनली, ठीक। तो ये शुरू में जो है धीरे धीरे बढ़ती है कॉस्ट और उसके बाद तेजी से बढ़ना शुरू कर देती है। अब इसी तरीके से जो हमने पहले डेटा लिया था उसके बेसिस पे आप एवरेज कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व वो भी बना सकते हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी बना सकते हो। और एएफसी, खासतौर पे एएफसी देखो, एएफसी की शेप कुछ ऐसी होती है, आप उसको प्लॉट करके देखो कि ऐसी शेप बनेगी। और ये शेप स्पेशल है पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक थ्योरी में इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एरिया हर पॉइंट पे सेम रहेगा। यदि आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे हर पॉइंट पे सेम होगा। क्यों, क्योंकि एक फिक्स्ड कॉस्ट को आप हर बार एक एक्स्ट्रा नंबर से 1 से फिर 2 से फिर 3 से डिवाइड करते जा रहे हो, इसलिए इसका एरिया मैथमेटिकल टर्म है, तो ये इसका एरिया बराबर रहता है। तो ये एएफसी की स्पेसिफिसिटी है। लगे हाथ हम एवीसी और एसी को भी समझ लेते हैं। तो एवीसी और एसी जो है वो दोनों ही यू शेप्ड होते हैं। एक ऐसा हुआ, मान लीजिए ये एवीसी है तो एसी तो नेचुरल है, उसके ऊपर ही होगा,
ठीक है। तो AC यहाँ कहीं होगा और इन दोनों का गैप जो होगा वो हमेशा घटता हुआ होगा। अब वो क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन है? इन दोनों के बीच में AFC है और AFC कंटिन्यूसली घट रही है, तो इसलिए इनका गैप भी जो है ना, आप ये देखो, ये वाली चीज़ जो है ना इनकी, ये हमेशा घटती हुई मिलेगी आपको लगातार। ठीक है, ये घटती हुई होगी, ये यहाँ कहीं आपका AFC भी रहेगा। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट की विशेषता याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट हमेशा ही इन दोनों के मिनिमम पॉइंट में से निकलेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के मिनिमम पॉइंट आपने पहले बना लेना है और उसके बाद यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट लिखना है, SMC। ठीक, ये इस तरीके का होगा। ये भी यू शेप ही है, लेकिन हमने जानबूझ के इसका ये वाला पार्ट नहीं बनाया क्योंकि इस वाले पार्ट को हम ऑपरेटिंग पार्ट नहीं कहते, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, तो इसलिए ये वाला पार्ट हमने बनाया नहीं। पर ये शेप्स कुछ ऐसी बनेंगी, वो आप टेबल के बेसिस पे ड्रॉ करके जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में किया था। चाहे तो आप उसको करो तो ये याद रख, ये समझ में आ जाएगा, और ये करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। पर कंफ्यूज तब होगे जब आपको समझ नहीं आएगा, आप इसको रटने की कोशिश करोगे। तो इसलिए समझ के करो, आपको दोनों में क्लैरिटी रहेगी। तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिख देना है और ये बता देना है कि दोनों ही टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट होते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब आपका AC और MC का ये डायग्राम तो आप बनाओगे ही बनाओगे साथ में, तो इसको बना के देख के इसके बेसिस पे आपने ये चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें याद नहीं करनी है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो आपका ये एवरेज कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जब तक उसके नीचे है ना, जब तक एवरेज कॉस्ट आपका ऊपर है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है जितनी दूर तक, तब क्या हो रहा है, उस दूर तक एवरेज कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। ये वो वाले पूरे पार्ट में A से लेके D तक एवरेज कॉस्ट जो है नीचे आ रहा है। ठीक, उसके बाद जब MC और AC बराबर हो जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ पे आप देखो MC AC का क्या है, मिनिमम पॉइंट। और नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी आपने ये वाला पॉइंट ना अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये मिनिमम पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है कि जब MC ऊपर चला जाता है, इसके फास्ट बढ़ रहा है ना, क्योंकि लास्ट पॉइंट देखो, MC मूव्स फास्टर देन AC। MC फटाफट गिरा, नीचे आया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, फिर इसके ऊपर से भी निकल गया। ठीक है, तो MC जब इसके ऊपर चला जाता है तो उस टाइम पे AC लगातार क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स हैं, 5 याद रखने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कम अगेन, डू योर बेस्ट।